हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले जो सब टॉपिक करना है वो है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ग्राफिकली पहले एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं सिचुएशन क्या है, फिर फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, ये एक्स वाई एक्सेस है हमारी, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मान लो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी है, रैंडम इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जनरल इक्वेशन लिखती है। ठीक है, ये एक पॉइंट है x1 कॉमा y1, मुझे यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। तो पहली चीज़ तो बाय डिफॉल्ट है कि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलरली ही मेजर होगा। तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? ठीक है, तो ये है, मतलब हमें एज अ डायरेक्ट फॉर्मेट पढ़ना है। ठीक है, इसमें कैसे आया निकालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अब उसे एज अ फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो या उसे एज अ प्रोसेस लर्न करो। क्या लर्न करोगे? जो भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है उसे इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर देना। ठीक है, तो अगर मैं पुट करूंगा तो x की जगह x1, y की जगह y1। ठीक है, ax1 प्लस by1 प्लस c। ठीक है, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ध्यान रखना, बस राइट साइड मतलब जीरो होना चाहिए। ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y जो है उन्हें स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ये जो है ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया किसी भी पॉइंट से। अब तुम इसे एज इट इज लर्न करना है, एज इट इज भी कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि ये ऐसे पुट करने वाला तरीका समझ में आ गया तो उससे भी कर लेना, तो उससे न्यूमरेटर लर्न करने के लिए अलग से ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर पाइथागोरस जैसे ही तो लग रहा है। चलो, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अच्छा, मान लो अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो पहली चीज़ कि दो लाइन पैरेलल है हमें कैसे पता चलेगी? ठीक है, एक तरीका तो क्या है कि पहले फर्स्ट लाइन का स्लोप निकालो, सेकंड लाइन का स्लोप निकालो। ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं अगर नहीं आता तो अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है, अगर स्लोप इक्वल आ गया, लेकिन कंडीशन पता है ना, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? दोनों के स्लोप इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, अगर तुम दो इक्वेशन देखो तो उसे देख के डायरेक्ट बता पाओगे लाइन पैरेलल नहीं है। उनके जो कोफिशिएंट है ना, एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट, वो या तो इक्वल होने चाहिए या प्रोपोर्शनल भी होते हैं। ठीक है, और इक्वल यहाँ पर वैसे इक्वल लिखा है, तो मैं तो बताता हूँ या तो इक्वल होते हैं या प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें डाल देता हूँ और प्रपोर्शन यहाँ डालते हैं, एंड ऑफ वाई आर इक्वल और प्रोपोर्शनल। अगर ऐसा हुआ तो लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, इक्वल तो वैसे ही देख लोगे, प्रोपोर्शनल अगर आएगा तो देख लेंगे। ठीक है, वैसे मोस्टली केस में ना इक्वल ही दे देते हैं। तो उस केस में फॉर्मूला क्या है? उस केस में फॉर्मूला है C1 माइनस C2। ठीक है, अच्छा हाँ, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल लेकिन तब है जब इक्वल ही है। तो प्रोपोर्शनैलिटी वाला तुम छोड़ दो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट वाई इक्वल है देन वी कैन से then the lines are parallel। ठीक है, लाइन पैरेलल होंगी। चलो, अच्छा फॉर्मूला लिख रहे थे ना, फॉर्मूला क्या होता है इसमें? इसमें हो जाएगा ऊपर बस C1 माइनस C2। देखो दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसके एक एक्स के कोफिशिएंट वाई के कोफिशिएंट तो हमने क्या दिया कि सेम होनी चाहिए, लेकिन उसका जो C1 C2 है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो C1 C2 जब अलग होगा तो उसका डिफरेंस लेना है, अपॉन में डिनोमिनेटर अभी भी वही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर वही रहेगा। ठीक है, और मॉड मॉड क्यों लगाते हैं? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ इसलिए। ठीक है, क्वेश्चंस करके देख लेते हैं इनके ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस निकालो फ्रॉम अ लाइन, तो बड़ा कर ले। पॉइंट है, उसको एक लाइन से डिस्टेंस निकालना है। पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको ठीक करके लिखते हैं। ठीक है, तो ठीक करके लिखोगे तो 12x माइनस 5y, ये 72, और ये इधर में कितना आ जाएगा? 72 और 10 82 इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब तुम्हें इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया फॉर्मूला?
पॉइंट को इस इक्वेशन के अंदर एक तरह से पुट कर दो, ठीक है। मॉडुलस ऑफ 12 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट की जगह -1 -5 इंटू 1 प्लस 82, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 12 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा वो -5 स्क्वायर 5 स्क्वायर एक ही बात है, तो अगर गलती से मिस्टेक हो भी जाती है तो बच जाते हैं हम इसमें, ठीक है। -12 -17 प्लस 82, नीचे आ गया 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर 144 25 169 13 आ जाए, ठीक है। कितना बन गया ये 17 है ना, तो 2 और 5 75 65 ही आ गया है ना, 65/13 आ जाएगा ये, यानी कि 5 बेसिकली 5 यूनिट्स बोल देंगे हम, ठीक है। 5 यूनिट्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया उसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो मैं बात कर रहा था पैरेलल लाइन की, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई वाले में, ठीक है। वो देखो वो प्रोपोर्शनैलिटी वाला थोड़ा रिस्की है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें ना फिर फॉर्मूला भी चेंज करना पड़ेगा। ओवरऑल तुम समझ लो कि फॉर्मूला तभी लगेगा जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ वाई सेम है, तो वो दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन जब बने हुए हैं ऐसे, कुछ ज़्यादा नया तो करेगा नहीं उसमें, ठीक है। ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, C1 C2 आ गया, फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा। पहले तो देखते ही कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ वाई सेम है, लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल का फॉर्मूला C1 - C2 -34 -31 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर 18 स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा 565 ये भी, और ये हो जाएगा 15 स्क्वायर 225 864, जैसे 17 बनेगा, मेरे को पता है 9 289 है ना, हाँ 17 बनेगा, 65/17 यूनिट्स। अच्छा इसके लिए करेंगे तो, क्योंकि क्वेश्चन में LP LR ऐसे करके दिया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि आंसर भी LP LR के टर्म्स में ही होगा। पहले तो इसको स्टैंडर्ड तरीके से लिख लेते हैं, LX प्लस LY प्लस P इक्वल टू 0, LX प्लस LY माइनस R इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो ये क्वांटिटी है ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, C1 - C2, तो P माइनस माइनस R मतलब P प्लस R हो जाएगा, ठीक है। C1 - C2 हो गया, डिवाइड में क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी L स्क्वायर, और वाई स्क्वायर वो भी L स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो √2L हो जाएगा, तो P प्लस R बाय √2L, ठीक है। क्वेश्चन जब L और R के P और R के टर्म में दिया तो आंसर भी उस टर्म में ही आएगा, ठीक है। ये सिंपल एप्लीकेशन होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिस्टेंस कैसे निकालना है किसी पॉइंट का, ठीक है। अच्छा अब जो एक चीज़ सीखनी है वो है, अगर मान लो मैंने तुम्हें लाइन दे दी, ठीक है, अभी हमने बात की थी ना कि अगर लाइन दे रखी है तो स्लोप कैसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि मान लो एक इक्वेशन देता हूँ मैं तुम्हें, एग्जाम्पल देते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ठीक है। मान लो ऐसे दी मैं तुम्हें, और मैं बोलता हूँ कि बताओ इस लाइन का स्लोप क्या है, ठीक है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टू फाइंड, अगर सिर्फ स्लोप स्लोप पूछा है, ठीक है, तो क्या करना है, कन्वर्ट इट इनटू y इक्वल टू mx प्लस, ठीक है। मतलब करना क्या है, इसको y इज इक्वल टू जनरेट करो, ठीक है। तो 3x को ले जाओ दूसरी साइड, तो ये जाएगा 4y इक्वल टू 12 माइनस 3x, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं x को पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, -3x प्लस 12 अपॉन 4, तो -3/4x प्लस 3, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ y इक्वल टू mx प्लस c से, तो मुझे दिख रहा है कि स्लोप की वैल्यू क्या है, -3/4, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x, अगर मैं y इज इक्वल टू बनाता हूँ तो कोफिशिएंट ऑफ x स्लोप होता है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया स्लोप निकालने का। दूसरा आई विल से कि एक शॉर्टकट तरीके से समझ लो कि उसमें तो ये सब करना भी नहीं है, ठीक है। तो उसको ऐसे लग सकते हो, जो स्लोप होता है m इज इक्वल टू, ठीक है, ये एप्लीकेबल कब है वो बता देता हूँ।
जब पहली तो इक्वेशन में स्टैंडर्ड तरीका से ये लिखी होनी चाहिए, ठीक है, ए एक्स प्लस बी बाय डॉट कट और एम। तो इक्वेशन लाइन की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो स्लोप कैसे निकलेगा, ठीक है, पहले तो ये फॉर्म होनी चाहिए। तो m इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी होगा, या आप सिंपली बोलते हैं नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, जो भी कोफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंगली करके देख लेते हैं इससे क्या बन रहा है। देखो एग्जांपल, मेरे पास ये इक्वेशन है, मैंने सीधा लगाया m इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 4, डायरेक्ट, कोई मेहनत नहीं, कोई कुछ नहीं, पर ये बना इसी से ही है, मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई नई चीज़ है, कुछ नया निकल आया है, आया ये इसी आइडिया से था, ठीक है। तो बेसिक तरीका आ गया कन्वर्ट करना, डायरेक्ट भी बता दिया, शॉर्टकट भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, मान लो इंटरसेप्ट पूछे, इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ऐसा कुछ पूछ ले, ठीक है। वैसे तो इसमें सी भी वाई इंटरसेप्ट ही होता है, ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी के अंदर जो ये सी है वो वाई इंटरसेप्ट है। लेकिन अगर मान लो एक्स इंटरसेप्ट भी पूछ लिया तो बेटर क्या है कि इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है, तो भी देखते हैं। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ठीक है। अच्छा, क्या करना है, टू फाइंड इंटरसेप्ट ना, टू फाइंड इंटरसेप्ट कन्वर्ट करना है हमें किसमें, इनटू x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल टू 1 वाले फॉर्म में, ठीक है। तो जो x का नीचे होगा कोफिशिएंट, जो भी नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट हो जाता है, तो ये बढ़िया रहता है इसलिए, ठीक है। करना कैसे है, इसे करने के लिए तुम्हें आइडिया का समझना है कि राइट साइड 1 होनी चाहिए। राइट साइड को 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय 12, 12 से डिवाइड कर दो, तो 3x बाय 12 प्लस 4x बाय 12 इज इक्वल टू 12 बाय 12, ठीक है। तो कितना आ गया, x बाय 3 प्लस 5 बाय 4 था, प्लस x बाय 4 है, सॉरी x बाय 4 प्लस y बाय 3 इक्वल टू 1। तो मुझे पता चल गया कि ये मेरा क्या है, x इंटरसेप्ट, ये मेरा क्या है, y इंटरसेप्ट, ठीक है, आराम से मिल जाएगा कि x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, y एक्सिस को कहाँ कर रहा है। अदरवाइज अगर सिर्फ x इंटरसेप्ट ही पूछे तो एक तरीका और भी होता है x इंटरसेप्ट निकालने के लिए, पर उसमें ना एक एक मेहनत लगती है, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों साथ में आ गए, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ गए। एक तरीका और भी हो सकता है, और x इंटरसेप्ट निकालने के लिए इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए, ठीक है, पुट x इक्वल टू 0। पर ये 10th क्लास वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर दोनों निकालने की जरूरत पड़ जाए तो तुम टाइम वेस्ट ज़्यादा करोगे, ठीक है। पहले x 0 डालोगे, फिर y 0 डालोगे, फिर दोनों वैल्यू आएगी। इसमें क्या है, दोनों से बस डिवाइड ही तो करना था, अपने आप ही जो नीचे आएगा वही x इंटरसेप्ट है, x के नीचे x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ बिना एक ड्रॉ करे कि ये x एक्सेस को 4 पे और y एक्सेस को 3 पे कट करेगी। अच्छा, नेगेटिव आ जाए तो वो +3 मतलब राइट में, -3 मतलब लेफ्ट में, सॉरी 4 है ना, हाँ, +4 राइट में, -4 लेफ्ट में, और y इंटरसेप्ट जैसे 3 है तो +3 हो गया तो ऊपर, अगर -3 आता तो नीचे कर दी, ठीक है। चलो, इंटरसेप्ट होगी फॉर्म, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं और अब क्या है, ठीक है। इस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आते हैं, ठीक है। बस घुमाएगा किसके अबाउट कि इन्फॉर्मेशन कंफ्यूज कर करके देगा, ठीक है। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अ लाइन, तो एक लाइन दे दी, ठीक है, जिसके पैरेलल कोई और लाइन है पासिंग थ्रू 2,3, ठीक है। तो इसको जस्ट एनालाइज करने के लिए ऐसे बना देते हैं,
ये दो लाइंस हैं, ये पैरेलल है, L1 L2, ठीक है। ये लेट्स से ये L1 थी, ठीक है, 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। और जो सेकेंड लाइन है, ठीक है, जिसके पैरेलल है, वो कहाँ से पास हो रही है, 2 माइनस 2,3 से, ठीक है, माइनस 2,3। मुझे पासिंग पॉइंट पता है, अगर मुझे इसका स्लोप मिल जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती थी, जैसे ही पैरेलल आया ना तो वो पैरेलल वर्ड को पकड़ो, पैरेलल की कंडीशन m1 इक्वल टू m2। लेट्स से इसका स्लोप m1 है, लेट्स से इसका स्लोप m2 है, तो दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। हमें m2 नहीं पता, लेकिन m1 क्या हमें पता है, नहीं पता, तो वो भी नहीं है, लेकिन फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है तो इससे स्लोप तो निकाल सकते हो ना। तो मैं सिखाया था ना अभी, क्या सिखाया, m इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें तो सिर्फ सोचना है। माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है -4 है, तो 3/4 आ गया, ठीक है। ये कौन सा निकाला हमने, m1, फर्स्ट लाइन का स्लोप। और पैरेलल के हिसाब से क्या होना चाहिए, m1 इक्वल टू m2, तो कितना आ गया, यानी कि m2 भी 3/4। अब मेरे पास m2 है, ठीक है, मिल गया m2। मेरे पास पासिंग पॉइंट है x1 y1, पासिंग पॉइंट -2,3, इक्वेशन लिख लेंगे हम आराम से, वही एक ही फॉर्मेट जो सबसे ज़्यादा चलेगा, ठीक है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस x1, ठीक है, y माइनस 3 इज इक्वल टू m इज 3/4, x माइनस -2 तो +2 हो जाएगा। थोड़ा बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 6, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y, फिर इसको भी इधर ले आए तो +18 इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया, ठीक है। एज लॉन्ग एज हमारे पास स्लोप है और पॉइंट है, इक्वेशन लिखना कोई चैलेंजिंग टास्क नहीं है, ठीक है। ये L2 लाइन की इक्वेशन निकाल ली हमने, ठीक है। और पैरेलल थी तो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y तो सेम आने ही थे वैसे भी, ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, अब की बार पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर बोल रहा है, एंड हैविंग x इंटरसेप्ट एज 3। थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वो x इंटरसेप्ट एज 3, वैसे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट 3 है, लेट्स से ये 3 है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3,0, इतना ही चाहिए था मुझे, ठीक है। और ये लाइन किसी और लाइन के परपेंडिकुलर है, चलो अब तो खैर ओरिजिन से पासिंग बन गया ऑलमोस्ट, पर वैसे कहीं से भी पास हो सकती थी, ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन क्या दे रही है हमें, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये L1 लाइन कह दूँ, ये L2, ठीक है। L2 का इंटरसेप्ट दे रखा है, L1 लाइन की इक्वेशन दे रखी है, निकालो। L2 की इक्वेशन निकालनी है, कैसे करेंगे, जैसे ही आया परपेंडिकुलर, मेरे को कंडीशन याद आनी चाहिए। क्या कंडीशन थी हमारे पास कि m1 m2 क्या होना चाहिए, -1। पहली लाइन है, इसका स्लोप m1 बोल दो, सेकंड लाइन है, इसका स्लोप m2 बोल दो। m2 मिल गया, पासिंग पॉइंट मिल गया, आई थिंक इक्वेशन तो लिख ही लेंगे, ठीक है। तो फिर वही सारा कॉन्सेप्ट घूम फिर के, पहले फर्स्ट लाइन की इक्वेशन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब स्लोप डायरेक्ट निकालो ओरली, क्या बताया था, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x 1, कोफिशिएंट ऑफ y -7, कट गया बाय 7। वो स्टैंडर्ड वाला तरीका थोड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है, मतलब वो तो अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो वैसे लिखो, नहीं तो डायरेक्ट करो, ठीक है। स्लोप आ गया m1 आ गया ये, अच्छा कंडीशन क्या थी, m1 m2 इक्वल टू -1, डाल देते हैं वैल्यू, ठीक है। 1/7 इंटू m2 इक्वल टू -1, m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई, ठीक है। चलो स्लोप आ गया, स्लोप मिल गया, पासिंग पॉइंट है ना ये हमारा, यही तो पासिंग पॉइंट था, क्योंकि लाइन इसमें से पास हो रही है ना 3,0 से, तो x1 y1 मिल गया 3,0। इक्वेशन लिखना कौन सा टफ टास्क है, बहुत है।
y माइनस y1 mx माइनस x1, ठीक है, कितनी बार लिखेंगे ये, y माइनस 0, स्लोप इज -7, x माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -7x प्लस 3, सब कुछ लेफ्ट में लाना तो ले आओ, तो ये हो जाएगा 7x प्लस y, है ना, -3 इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा। चलो डन है, ठीक है। तो ये ऐसे ही खेलेगा, कभी लाइन बोल देगा पैरेलल है, कभी बोल देगा परपेंडिकुलर है, दो ही तो कंडीशन है घूम फिर के जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला था ना एंगल बिटवीन टू लाइंस का, क्या था, पहले बात तो एंगल बिटवीन टू लाइंस को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे, फिर मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया था tan अल्फा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। मॉड इसलिए कहा था क्योंकि हम एक्यूट एंगल निकालते हैं, ठीक है। एक्चुअल में कितने एंगल होते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो बताया था ना कितने एंगल होते हैं, दो एंगल्स होते हैं, ठीक है, एक एक्यूट एंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा मान लो। ये दिख रहा है, ये एक्यूट एंगल अल्फा मान लो, दूसरा वाला क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा या 180 माइनस अल्फा, ठीक है, तो दो एंगल होते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंगली इस क्वेश्चन में बोला भी ऐसा गया है फाइंड एंगल्स है, तो मतलब दोनों एंगल निकालने हैं, एक्यूट भी ऑब्ट्यूज भी, तो अगर एक्यूट आ गया तो ऑब्ट्यूज तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। अच्छा चाहिए क्या इसमें, मुझे m1 m2 चाहिए, तो फिर बात तो फिर सारी घूम फिर के इतनी सी बात पे आ गई ना कि मेरे पास लाइन की इक्वेशन है, क्या मैं इसका m1 डायरेक्ट बता सकता हूँ, क्या मैं इसका m2 बता सकता हूँ। m1 क्या होगा, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x √3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 1, m2 नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x 1, कोफिशिएंट ऑफ y इज √3, ठीक है। तो इसका हो गया m1 हो गया -√3, m2 हो गया -1/√3, ठीक है, डन है। तो -√3 m1 -1 ऑफ -1/√3 अपॉन 1 प्लस, वैसे तो मॉड है तो नेगेटिव नेगेटिव तो अपने आप ही संभाल लेगा वो, m1 m2, तो √3 नेगेटिव -1/√3, तो सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा ये, और -√3 प्लस 1/√3 अपॉन 1 प्लस, ये तो 1 ही हो गया ना डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस 1 है ना, एलसीएम लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा -3 प्लस 1/√3 अपॉन 2, ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो tan अल्फा हमने कितना सॉल्व हो गया अब हमारा, ये हो जाएगा माइनस मॉडुलस के अंदर -2/√3 अपॉन 2 यानी इंटू 1/2 हो गया, तो वो 2 कट गया, तो tan अल्फा मॉडुलस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/√3 आ गया। tan अल्फा √3 है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री, ठीक है, या π/6, और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, तो एंगल्स क्या कहेंगे हम, क्योंकि उसने एंगल नहीं बोला एंगल्स पूछा है, ठीक है, ये एक्यूट एंगल है, मैंने तुम्हें बताया था दो एंगल्स होते हैं, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज, एक हो गया 30, एक 180 माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 150, यानी कि एंगल्स क्या हो जाएंगे π/6 या फिर 5π/6, ठीक है। तो दो एंगल्स हैं ये, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज। क्वेश्चन में बस डायरेक्ट ही पूछ लिया इसने तो फॉर्मूला बेस्ड, एंगल बिटवीन लाइंस, और स्लोप बताया नहीं डायरेक्ट, स्लोप तुमसे इक्वेशन ऑफ लाइन के थ्रू निकलवा रहा है, तो जो मैंने शॉर्टकट बताया उससे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे क्वेश्चन ये तो।
बढ़िया, बचा ही नहीं कुछ क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है द लाइन पासिंग थ्रू h,3 एंड 4,1 intersects the line 7x minus 9y minus 19 equal to 0 at right angle। जल्दी जल्दी बोल दिया काफ़ी कुछ। पासिंग थ्रू दिस इंटरसेक्ट्स द लाइन, अच्छा दो लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। चलो पहले बना लेते हैं ऐसे रफली फिगर। एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ठीक है। एट राइट एंगल बोला है ना, तो थोड़ा 90 डिग्री बोल। राइट एंगल में तो परपेंडिकुलर हो गया, फिर तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। पहली लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। क्या दिया हुआ है पॉइंट्स, h,3 एंड 4,1, ओके। दूसरी लाइन की इक्वेशन है, तो इसकी इक्वेशन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। ज़्यादा इधर हो गया, एक मिनट रुको, इधर खींचते हैं। ये 4,1 था। जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन लगना चाहिए। इसका अगर मुझे स्लोप m1 पता हो, इसका स्लोप मुझे अगर m2 पता हो या नहीं भी पता तो भी, तो मैं हम क्या कर सकते हैं, m1 m2 इक्वल टू -1 तो लगा ही सकते हैं। चलो m1 कैसे आएगा, m1 फर्स्ट लाइन की इक्वेशन से आएगा, तो L1 इक्वेशन लिख लेते हैं ये, ठीक है। ये वही डबल डॉट करके लिख दिया, ये L1 है लाइन, ठीक है। 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। m1 कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x 7, कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 9, 7 बना, ठीक है। और जो ये दूसरी लाइन है L2, ठीक है, L1 L2 L2 लाइन की इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन दो पॉइंट्स पता है हमें, दो पॉइंट्स पता है। तो दो पॉइंट से जब कोई लाइन पास करते हैं उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो इन दोनों पे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 लगा लो, तो इसको बोल देता हूँ मैं y2 y1, ठीक है। तो 3 माइनस 1 2 अपॉन h माइनस 4, ठीक है। ये m2 हो गया, और परपेंडिकुलर है तो कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस क्या हो जाएगी, m1 m2 इक्वल टू माइनस, ठीक है। वैल्यू डाल दो, आई थिंक 7/9 इंटू 2 अपॉन h माइनस 4 इक्वल टू -1। सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 14 इज इक्वल टू 9h माइनस, सॉरी, माइनस ऑफ 9 इंटू h माइनस 4। आराम से सॉल्व कर लेते हैं। 14 इज इक्वल टू माइनस 9h प्लस 36, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, हो सकता है, देखते हैं। 36 को कर लेते हैं, चलो कितना है 14, 9h को इधर ले आओ, या फिर 9h इज इक्वल टू 36 माइनस 14 हो गया। 9h इज इक्वल टू 22 h 11/9, तो जी वैल्यू आई है। कुछ गलत तो नहीं किया, तो सही निकाला ना हमने। 7/9, ये तो ठीक है। 7/9 ये हो गया 3 माइनस 1 h माइनस 4, ठीक है। ये भी ठीक है। यहाँ कहीं गलती करी क्या, ठीक है। यही आ रहा है, कोई कुछ क्या ही करेंगे। 22/9 आ रहा है, ठीक है। वो पटांग वैल्यू है, तो क्वेश्चन फिर ऐसा फ्रेम होगा तभी ऐसी वैल्यू आई है, ठीक है। जरूरी नहीं हर बार आंसर ना एकदम बढ़िया सुंदर सुंदर से आंसर हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है ना, फ्रैक्शनल वैल्यू। और ABCD ऑप्शंस करके दिया होता तो फिर तो पता चल भी जाता ना मैच हो रहा है नहीं हो रहा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,3, अच्छा, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 60 डिग्री। एक लाइन का स्लोप पता है 2 है, कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। तो ट्राई करते हैं। कह रहे दो लाइंस पासिंग थ्रू 2,3, तो
लाइन ऐसे है 2,3 से, दूसरी लाइन ऐसे है 2,3, दोनों 2,3 से पास हो रही है, तो यही पॉइंट 2,3 है। और कह रहे हैं इनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, वो तो एक एंगल एक्यूट वाला दे दिया ना, ठीक है। ये 2,3 पॉइंट है, ओके। कह रहा है एक लाइन का स्लोप 2 है, m1 लेट्स से 2 है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। अब इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे पासिंग पॉइंट तो पता ही है 2,3, बस मुझे m2 पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये ध्यान से देखो तो जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे, सब स्लोप के हमने एक्सरसाइज की थी, तब ऐसे वाले क्वेश्चन थे। उसमें एक लाइन का स्लोप दे रखा है, दोनों लाइन्स के बीच में एंगल दे रखा है, दूसरे का स्लोप मांगा है। तो इसमें वही है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। इंटरसेक्ट एट 60 डिग्री मतलब एंगल बिटवीन टू लाइन्स ही तो है ये, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइन्स अल्फा है ये, तो tan अल्फा ये हमारा क्या हो गया m1। m1 को ले लेते हैं 2, और m2 की वैल्यू m ही मान लो, और फॉर्मूला में डाल देते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा मॉड है ना, मॉड वाला कॉन्सेप्ट फिर से आएगा, चलो रिवाइज भी हो जाएगा। tan 60 m1 कितना है, m1 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m, ठीक है। tan 60 हो गया √3, 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है। फिर मॉडुलस कैसे खुलता था, जैसे अगर मॉडुलस ऑफ x a है तो x की वैल्यू क्या बोली जाती है, प्लस माइनस a बोलते हैं, ठीक है। ये वापस बता रहा हूँ, पहले भी बताया था ये वाली चीज़, ठीक है। मॉडुलस जो है वो चीज़ों को पॉजिटिव करता है, तो अगर आंसर a रहा है तो हो सकता है वो माइनस a की वजह से a आया हो, या प्लस a की वजह से भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी होती है। तो इन ओवरऑल आइडिया क्या है कि मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस डाल दो √3, ठीक है। 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m, मतलब हमें दो बार सॉल्व करना है। एक बार प्लस √3 के लिए सॉल्व करेंगे तो एक m आएगा, एक बार माइनस √3 के लिए सॉल्व करेंगे तो एक m आएगा, तो और फिर उससे इक्वेशन भी निकालनी है, ठीक है। लेंदी हो गया थोड़ा सा ना, पर ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा होगा आई थिंक। चलो पहले √3 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई है, √3 प्लस 2 √3m इज इक्वल टू 2 माइनस m, इकट्ठे कर लो, तो 2 √3m प्लस m इज इक्वल टू 2 माइनस √3, m ले लो कॉमन, 2 √3 प्लस 1 2 माइनस √3, क्या गंदी वैल्यू निकल के आई है, 2 माइनस √3 अपॉन 2 √3 प्लस 1, ठीक है। इतना गंदा स्लोप, ठीक है। वैल्यू वही वाली बात है, क्वेश्चन ऐसा है तो क्या कर सकते, ठीक है। अच्छा ये उसके लिए हो गया ना, प्लस के लिए हमने सॉल्व कर लिया, अब ऐसे ही माइनस के लिए भी सॉल्व कर लो, अभी तो सिर्फ स्लोप निकला है, सही क्वेश्चन लिखनी है हमें। 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m मल्टीप्लाई कर दो, माइनस √3 माइनस 2 √3m इक्वल टू 2 माइनस m, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। इसको इधर लेके, ऐसे तो दोनों में दिक्कत है, कैसे भी कर लो कोई दोनों ही बेकार है। तो ये जाएगा माइनस √3 माइनस 2 इक्वल टू 2 √3m माइनस m, ठीक है। तो नेगेटिव कॉमन ले लो, ये 2 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है, या √3 प्लस 2 एक ही बात है, यहाँ m ले लो, 2 √3 माइनस 1, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा, तो 2 प्लस √3 अपॉन 2 √3 माइनस 1, दो वैल्यू निकल गई m की, ठीक है। अब इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन के लिए और जगह चाहिए, पासिंग पॉइंट क्या था तो भूल ही गया, 2,3, ठीक है। चलो ये m है, और x1 y1 पासिंग पॉइंट 2,3, इससे इक्वेशन लिखनी है, पासिंग पॉइंट x1 y1 2,3 इससे, ठीक है। दोनों से इक्वेशन लिखनी है, लेफ्ट वाली लेफ्ट में लिखते हैं, राइट वाली राइट में लिखते हैं, दोनों आंसर आ जाएंगे। इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, देख लो दोनों साइड सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। y माइनस y1 कितना है 3 इज इक्वल टू स्लोप विच इज 2 माइनस √3,
अपॉन 2√3 + 1 x माइनस 2। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मैं बता देता हूँ कैसे करना है, थोड़ा सेंसिबली करना है, ये नहीं कि ब्लाइंडली कर लो। तो y माइनस 3 पहले लिख देता हूँ सिर्फ, 2√3 + 1 और 2 माइनस √3 x माइनस, ये तो जगह ज़्यादा चाहिए, थोड़ी लेंथी है, चलो लिख देता हूँ पार करके, 2 इंटू 2 माइनस √3। वापस डाल दूंगा लाइन, कोई बात। अच्छा देखो, मल्टीप्लाई करते हुए क्या ध्यान रखना कि जो 2√3 है ना, इसको अलग अलग मत कर देना, मतलब ठीक है, y के साथ सिंपली डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऐसा ही लिखा जाएगा, क्योंकि इक्वेशन में एक y होना चाहिए। तो ये 2√3 + 1 इंटू वाई हो गया, माइनस ये वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 3 टू द 6√3। इसको चाहे तो कर लो, ठीक है, इसको करने का सेंस समझ में भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर आएंगे तो कटने के चांसेस है, पर x और y वाले मल्टीप्लाई खोलना मत, ठीक है। तो मैं आराम से बेबी स्टेप्स आराम से पूरा एक एक कर ही देते हैं। इसको भी हमने, इसको तो कुछ करना नहीं है, 2 माइनस √3, अच्छा इसको मैंने कर ही दिया, 2 माइनस √3 x, और ये हो जाएगा -4 + 2√3, ठीक है। अब x y वालों को कुछ नहीं करना, एक काम करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई यहीं करके लिख देता हूँ, नहीं तो फिर ना एक स्टेप पूरा कॉपी करना पड़ेगा। 3 टू द कितना आ गया, ये 6√3 + 3, ठीक है, 6√3, और ये माइनस है तो सॉरी -3 आएगा, +3 नहीं आएगा। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि देख रहे हो, ये 6√3 2√3 ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये 3 ये 4 ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए इनको खोल दिया, ठीक है। तो 2√3 + 1 y, इसको लेफ्ट में ले आते हैं, ठीक है, -2 माइनस √3 x। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले x ही लिखा होना चाहिए, पहले y भी लिख सकते हो इक्वेशन में, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। अगर तुम्हारे को ऑप्शन दे रखे हैं तो ये राइट में ले जाना है, x अगर 2 माइनस √3 लिखा है उसमें पहले लिखा है, ठीक है। -6 - 2 -8√3 हो जाएगा, और -3 + 4 + 1 हो जाएगा, = 0। ये पहली इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है, डन। अब दूसरी इक्वेशन, इसको पहले ठीक कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, इसके लिए फिर से सेम चीज़, y - 3 = स्लोप -2 + √3 अपॉन 2√3। अब तो सेंस समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या खोलना है क्या नहीं खोलना है ना, इंटू x - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये देगा 2√3 - 1 इंटू वाई पूरा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई खोल देना, 6√3 + 3 = 2, जगह चाहिए और है ना। आराम से लिख लेते, ये हो जाएगा -2 + √3x, और जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये हो जाएगा +4 और +4 और +2√3 हो जाएगा, तो 2√3 - 1 y + 2 + √3x, सब कुछ लेफ्ट में ले आओ, -8√3 और -3 - 1 -1 = 0, ठीक है, ऐसा निकल के आया ये। इसको तो लिखना बस मतलब ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया था, और तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, मतलब डिफिकल्टी ना ये, क्योंकि स्लोप इतना अजीब सी वैल्यू आई है, तो इस वजह से इसको इक्वेशन लिखने में थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। बस ये ध्यान रखना कि पूरी इक्वेशन में एक ही वाई होना चाहिए, दो दो वाई इसको मल्टीप्लाई करके खोल मत देना, कई बच्चों ने देखा खोल देते, ठीक है, एक वाई होना चाहिए, एक एक्स होना चाहिए, जो कांस्टेंट है वो तो खोलने ही पड़ेंगे क्योंकि हमको डील करना है, ठीक है। सेम इसमें भी एक वाई
एक एक्स होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आंसर पूरा, थोड़ा लेंदी था। कैलकुलेशन पॉइंट्स ऐसा, मतलब कॉन्सेप्ट के पॉइंट्स, ऐसा कुछ नया नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स 3,4 एंड -1,2। राइट बाइसेक्टर पॉइंट्स दिए हैं, तो ठीक है, पहले एक बार बना लेते हैं पॉइंट। मान लो ये दो पॉइंट थे, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट है, क्या दिया है 3,4 और -1,2। ठीक है, दो पॉइंट है हमारे पास। कह रहा है इसके राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर क्या होगा, एक ऐसी लाइन जो इसको राइट मीन्स 90 डिग्री पे और बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, मतलब ऐसा बोल दूं कि ये क्या है, मिड पॉइंट नहीं है। और मिड पॉइंट का तो हमें फॉर्मूला आता है, ये x1y1, ये x2y2। ठीक है, तो इस मिड पॉइंट का कुछ नाम दे देता हूँ मैं, इनके नाम देता हूँ ए बी, मिड पॉइंट का नाम देता हूँ ओ। ठीक है, ओ के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम लोग, x1 प्लस x2/2। ठीक है, x कोऑर्डिनेट ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, 3 - 1/2, 4 + 2/2, यानी कि ओ के कोऑर्डिनेट आ गए, ये जीरो नहीं है, ये ओ है, 2/2 1, 1,3 आ गया ये पॉइंट। ठीक है, ये निकाल लिया मैंने 1,3। मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी थी ना, तो मेरे को पासिंग पॉइंट तो मिल ही गया, यही मेरा पासिंग पॉइंट है। अब मुझे इसका स्लोप मिल जाए तो काम खत्म, क्योंकि इक्वेशन के लिए पासिंग पॉइंट और स्लोप ही चाहिए होता है। मैंने बाइसेक्टर की कंडीशन रीड कर ली, राइट की नहीं की ना, राइट मतलब 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री से रिलेटेड एक ही कंडीशन है, स्लोप वाली बातें करेंगे फिर से। इस लाइन का स्लोप बोल देता हूँ m1 है, इसका स्लोप बोल देता हूँ m2 है, काम हो जाएगा। m1 पता है तो m2 भी पता चली जाएगा। m1 कैसे निकालोगे, दो पॉइंट्स दे रखे हैं जो लाइन पे है, इस वाली लाइन पे, ए बी वाली लाइन पे दो पॉइंट्स है, m1 निकाल लेंगे, सिर्फ सोचने का है क्वेश्चन। y2 - y1 x2 - x1, तो y2 - 2 - 1, 2 - 4 - 2 अपॉन -1 -3 -4, 1/2 आ रहा है। और परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दो, m1 m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए, तो 1/2 इंटू m2 -1, m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, मिल गया स्लोप। स्लोप पता है, पासिंग पॉइंट पता है, इक्वेशन लिख लोगे, फिर वही पुराना घिसा पिटा सोलन आइडिया, x1 मैं लिख नहीं रहा अब, ठीक है, तो y - y1 mx - x1। ठीक है, पासिंग पॉइंट तुम्हें पता है वही होता है, y माइनस पासिंग पॉइंट का y था 3, स्लोप आया -2, x - 1, सॉल्व वॉल्व करके ठीक कर लेना, पता ही कैसे करना है। y - 3 - 2x + 2, लेफ्ट में ले आओ, y + 2x -5 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 5। ठीक है, 2x + y बोले, y + 2x बोले, एक ही बात, सिंपल है, आसान लग रहा है। अब तो लगी रहनी चाहिए, वैसे इतनी बार कर लिया ये वाला, मतलब आई थिंक अगर एक एक एग्जाम्पल जो मैं करा रहा हूँ अगर तुम वो कर रहे हो, तो अब तक तो ये फॉर्मेट तो लर्न हो गया होगा, मैं तो दिक्कत होगी नहीं, y - y1 है, और तो कुछ आए ना है, ये लगाना आ गया होगा। ठीक, चलो घूम फिर के भाई, स्लोप स्लोप परपेंडिकुलर पैरेलल, बस क्या ही खेलेगा, और है ही नहीं कुछ करने के लिए, ये कुछ ठीक लग रहा है, क्या पूछा इसने। नेक्स्ट देखते हैं, अगर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पहले तो ये समझना है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या है, और निकालना कैसे है वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ड्रॉ करते हैं फिर समझते हैं। फ्रॉम पॉइंट -1,3, ये नेगेटिव है, एक्स -1,3। ठीक है, तो और लाइन भी दे रखी है, तो एक काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे,
ये हमारी लाइन होगी, जो इक्वेशन गिवन है इसकी L1 बोल दिया ऐसे मैंने, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। करेक्ट पॉइंट है कहीं भी है, -1, 3 मान लो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, उसका फुट निकालना है। फुट का मतलब क्या होगा, इस पॉइंट से जब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ये लाइन जो ड्रॉ करी गई ऐसे परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किया गया, तो इस लाइन को कहीं तो कट कर रही होगी। जिस पॉइंट पे ये कट करी इसे कहते हैं हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री था, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये मतलब बचा हुआ पार्ट कह रहा हूँ, ये पॉइंट जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, ये कैसे आएगा ये सोचना है, जरूरत नहीं, हटाओ। अच्छा, इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, ये बताओ, क्या इसकी इक्वेशन निकाल पाओगे अगर मैं इस लाइन को कुछ बोल देता हूँ? तो बोल देते हैं L1 बोला ना, इसको L2 बोल दो। L2 की इक्वेशन निकाल लोगे? पासिंग पॉइंट तो है ही, स्लोप स्लोप चाहिए, परपेंडिकुलर दे रखा है, स्लोप की कंडीशन लगाई जा सकती है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा चलो पहले L2 निकाल लेते हैं, फिर आगे बताता हूँ कि क्या करना है उसका। ठीक है, क्यों मैं लाइन की इक्वेशन निकलवा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है किसी को समझ में आ गया हो क्यों कर रहे हैं। पासिंग पॉइंट है, स्लोप चाहिए ना, तो वही वाली चीज़ है फिर से, स्लोप M1 स्लोप M2 और M1 M2 -1। L1 की इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। M1 हो जाएगा नेगेटिव ऑफ x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -4, 3/4। और M1 M2 -1 है, तो 3/4 M2 इक्वल टू -1, M2 की वैल्यू आ गई -4/3। ठीक है, ये भी हो गया, M2 मिल गया। पासिंग पॉइंट पता है -1, 3। ठीक है, तो L2 की इक्वेशन लिख लें, क्या लिखेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू -4/3, x -1 +1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3y -9 इक्वल टू -4x -4, तो हो जाएगा 4x + 3y। राइट साइड में अगर ले आते हो तो इज इक्वल टू 5, या लेफ्ट में ही रख लेते हैं चलो, -5, ठीक, इक्वल टू 0। अभी ऐसे ही रखते हैं क्योंकि L1 भी ऐसे लिखा है, तो L2 भी जनरल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, 2 लाइन की इक्वेशन आ गई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 10th में ना कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि ग्राफ वाफ बनवाते हैं तुमसे, कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ग्राफ में जो जनरल इक्वेशन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ax + by + c। ठीक है, तो मान लो 2 लाइंस हैं, तो 2 लाइंस हो सकता है पैरेलल हो सकता है परपेंडिकुलर हो सकता है ये ओवरलैप ही कर जाए। ठीक है, उस ग्राफ में ये सिखाया जाता था कि ये L1 है, ये L2 है। अगर हम जो इक्वेशन सॉल्व करते थे एलिमिनेशन वगैरह से, सब्सटीट्यूशन से, जो भी उन लाइन का हम सॉल्यूशन निकालते थे, जो इक्वेशन सॉल्व करके आंसर आता था x और y का मैथमेटिकली बिना ग्राफ बनाए, वो ये पॉइंट ही होता था इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये पॉइंट क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ L1 L2। यही आइडिया है कि मेरे पास L1 लाइन है ये वाली, मेरे पास L2 लाइन है ये वाली, दोनों कहाँ मीट करेंगे, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे। तो मेरे को अगर इसका कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं क्या करूँ, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँ, एलिमिनेशन से, सब्सटीट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, कैसे भी सॉल्व करूँ। एलिमिनेशन सबसे फास्ट होता है, उसी से सॉल्व करेंगे, बस ये आइडिया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए। तो ध्यान रखना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो पहले वो जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है उसकी इक्वेशन निकालो L2 की, और फिर क्या है कि जो सोल्यूशन होगा उनका, सोल्यूशन मतलब एलिमिनेशन वगैरह से जो तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देता है। ठीक है,
लिख देता हूँ, टू गेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर सॉल्व इक्वेशंस L1 एंड L2। ये भी बता देता हूँ यूजिंग एलिमिनेशन, ठीक है, फास्ट होता है उससे। तो दो इक्वेशन है, एक है 3x माइनस 4y माइनस 16 है ना, तो इज इक्वल टू 16 लिख लेते हैं। एक 4x प्लस 3y और राइट साइड में इक्वल टू 5 लिख लेते हैं, माइनस 16। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने का वही बचपन वाला तरीका लगाना है, ठीक है। क्या करते थे हम, x का कोफिशिएंट सेम बनाओ या y का सेम बना लो। ऊपर वाले को 3 से, नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को। y का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा 9x प्लस 12y, सॉरी माइनस 12y इक्वल टू 48। ये हो जाएगा 16x प्लस 12y इक्वल टू 20। ठीक है, ऐड करोगे ये कट जाएगा, ये 25x इक्वल टू 68। कितनी गंदी वैल्यू आई है 68/25। ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, आया है तो हो गई। ठीक है, अच्छा अब एक थोड़ा ना स्मार्ट बन लो। एक्स की वैल्यू वैसे तो कहते हैं कि पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लेना, क्यों कर रहे हो? तो 68.25 डालने में ना गलती वलती हो जाएगी। तो बेटर क्या है, एक बार से फिर से सॉल्व कर लेते हैं इसी को। ठीक है, अब की बार अभी वाई के लिए सॉल्व किया था ना एलिमिनेशन से, अब एक्स के लिए एलिमिनेशन फिर से लगा लो, बेटर रहेगा। 3x माइनस 4y इक्वल टू 16, 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब की बार क्या करो, इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मतलब तुम्हें लगता है तुम एक्यूरेट हो, तुम कर लोगे तो कर लेना, ऐसी कोई खास दिक्कत उससे भी नहीं है। मेरे को ये ठीक लग रहा है, मैंने ऐसे कर रहा हूँ इसलिए। ये जाएगा 12x माइनस 16y इक्वल टू 64, और ये हो गया 12x प्लस 9y इक्वल टू 15। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा। माइनस 25y इक्वल टू 949, माइनस 49/25। बहुत अजीब अजीब आंसर आ रहे हैं, बट क्या ही करें। अब ठीक है, जो वो तो इक्वेशन जैसी बनेगी वैसे ही आएगा आंसर। ये आइडिया है, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अच्छा, जो एक्स और वाई की वैल्यू आई है ना, यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो मैं कह दूंगा कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, 68/25 कॉमा माइनस 49/25। ये आइडिया था, ठीक है। तो क्या गया, वो 10th वाला आइडिया उठा लिया कि दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, उसकी इक्वेशन सॉल्व करके एलिमिनेशन से जो एक्स और वाई की वैल्यू आती है वही उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, चलो डन है। अभी बचे और देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द फुट द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c मीट एट अ पॉइंट -1, 2। तो बनाना ही पड़ेगा फिर। अच्छा, y इक्वल टू mx प्लस c तो वैसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना लाइन की, ठीक है, जिसका स्लोप m है। तो बना देते हैं, चलो ऐसे तो कैसे भी बना सकते हो, मैं सिंपली ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, इस पे क्या कह रहा था, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालने का कहा ना, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ये y इक्वल टू mx प्लस c मान लो। यहां से परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है, मीट इट एट अ पॉइंट -1, 2, यानी ये वाला पॉइंट -1, 2 है। ओके, पासिंग पॉइंट तो मिल ही गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है, फाइंड एम एन सी। अच्छा यही बोल रहा है बस। तो ओरिजिन है ना ये, तो 0,0 हो गया। फिर वही वाली बात, मेरे को दिख रहा है ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो m1 m2 -1। m1 कैसे आएगा, पॉइंट पता तो है, लगा लो। m1 m2 इक्वल टू -1। m1 कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 0 अपॉन -1 माइनस 0 इंटू m2 इक्वल टू -1। m2 आ गया
कितना, ये हो जाएगा +2 और ये नेगेटिव कट जाएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, स्लोप मिल गया मेरे को इसका, 2 लिखना था यहाँ पे। अच्छा, m2 ही स्लोप है, मीन्स m है। ठीक है, जो वो m बोल रहा है ना, वो मैंने उसको मैंने m2 लिखा है, इज इक्वल टू m। मिल गया। t कैसे निकालेंगे? या तो लिटरली इक्वेशन लिख लो, ठीक है, पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप पता है, प्रॉपर इक्वेशन लिख लो और फिर कंपेयर करके निकाल लेना। या फिर अब तो स्लोप तो मिल ही गया, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में से 1/2 x प्लस सी हो जाएगी इक्वेशन, क्योंकि स्लोप तो निकाल ही लिया हमने। और ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, -1,2, ये इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये पहले भी किया था हमने ऐसी वाली चीज़ है, ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेटिस्फाई करने का मतलब पुट कर दो इसके अंदर, y की जगह डाल दो 2, x की जगह डाल दो -1 प्लस सी। ठीक है, सी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, क्या आ रही है, 2 + 1/2, 5/2 आ रहा है सी। ठीक है, ये आ गया, m आ गया, क्या चाहिए। ठीक है, करने को वो वाला भी कर सकते थे अप्रोच, कि तुम इसमें क्या करते कि पहले तो इक्वेशन निकालते प्रॉपर, फिर उसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाते, फिर कंपेयर करते। ठीक है, थोड़ा लेंदी हो जाता, और तो कोई दिक्कत नहीं है, करने को करना चाहो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, हो उससे भी वही जाएगा। ठीक है, m 1/2 आ रहा है, c 5/2 आ रहा है। ओहो, बढ़िया। अरे यार अभी भी बचे हैं। क्या बोल रहा है अभी, अरे ये हो गया लेक्चर। ये पॉइंट है ट्राइंगल 2,3, ये पॉइंट है 4,-1 और 1,2, ए बी सी। ठीक है, 3 पॉइंट दे रखे हैं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। यार इक्वेशन वाला तो हमने शायद, अच्छा मीडियन किया था हमने, एक एक्सरसाइज में किया तो था, मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ट्राइंगल ना मैंने सिमेट्रिकल बना दिया है। ठीक है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये दोनों बराबर हैं। उसने सिर्फ ऑल्टीट्यूड बोला, ऑल्टीट्यूड मतलब ये 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। ठीक है, ऑल्टीट्यूड इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता, मीडियन करता है। ठीक है, तो सिर्फ मेरे को इतना ही पता है कि ये 90 डिग्री है, दैट्स इट। ओके, इस पॉइंट को कुछ कह देते हैं एडी। तो वो हमसे क्या मांग रहा है, एक तो इक्वेशन मांग रहा है एडी की, ठीक है, और एडी डिस्टेंस मांग रहा है, एडी की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस। ठीक है, लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड हो गया भाई। अब ध्यान से समझो अगर, तो जो ये लेंथ है एडी, ये सिंपली डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस BC वाली लाइन से है। इस चीज को समझना, रिपीट कर रहा हूं वापस, जो AD लेंथ है वो A पॉइंट का डिस्टेंस BC लाइन से है। अगर मुझे BC की इक्वेशन पता चल जाए, मेरे पास A का पॉइंट है, तो मैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन लगा के ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस AD कैलकुलेट कर लूंगा। इसके ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, तो BC की इक्वेशन निकालनी है ना, तो आइडिया समझ में आ गया। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाला हमने, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड, ब्रैकेट में लिख देते हैं AD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम BC। तो मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ BC। कैसे निकालूंगा, स्लोप चाहिए मुझे, पासिंग पॉइंट चाहिए। पासिंग पॉइंट तो दो दो है, ठीक है, कोई भी एक ले लूंगा। स्लोप निकालूंगा y2 - y1
माइनस x1, ठीक है, ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2 ले लो, डाल दो वैल्यूज, 2 माइनस माइनस 1 3 और 1 माइनस 4 हो जाएगा -3, -1 आया स्लोप, ठीक है, 3 -1, ओके। पासिंग पॉइंट ले लिया, ये इसी को ले लो पासिंग पॉइंट, ठीक है, तो y माइनस y1 यानी y प्लस 1 इक्वल टू m माइनस 1 x माइनस x1, x है x तो x रहेगा, माइनस x1 इज 4, तो ठीक कर लो, y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, ये रहेगा x प्लस वाई, सब कुछ लेफ्ट में ले आओगे तो -3 इक्वल टू 0, बन गई BC की इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब डिस्टेंस निकालने का तरीका, जो पॉइंट होता था क्या करते थे हम, जो मैं कहता हूँ सीधा कह देता हूँ, AD डिस्टेंस इज मॉडुलस ऑफ, पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट कर देते थे, ठीक है, तो पॉइंट है 2,3, उसको लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2 + 3 - 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक है, इसका मॉडुलस तो ये 5 - 3 2 आ रहा है डिस्टेंस, नहीं अपॉन में √2 भी तो आएगा, ठीक है, तो बेसिकली मॉडुलस और फिर वो √2 हो जाएगा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आ रहा है √2। अच्छा, अब बस अब तो क्या निकालना है, AD की इक्वेशन, अब AD की इक्वेशन तो आई थिंक आसानी से कर लोगे, क्योंकि पॉइंट्स दे रखे हैं, फिर वही स्लोप निकालना है बस, स्लोप तो अभी हमने निकाला ही था, m1 m2 इक्वल टू -1 करके कर ही लेंगे अपन, चलो इसका स्लोप निकाल लिया था ना, इसको m1 बोल देता हूँ मैं, ठीक है, ये m1 का स्लोप m2, ठीक है, AD की इक्वेशन चाहिए तो m2 चाहिए ना, तो m1 m2 इक्वल टू -1, m1 निकाला था -1, m2 -1, m2 की वैल्यू आ गई 1, पॉइंट मिल गया, और सॉरी स्लोप मिल गया, पासिंग पॉइंट क्या है 2,3, 2,3 स्लोप है, पासिंग पॉइंट है, इक्वेशन लिख लो फटाफट, y - 3 इज इक्वल टू 1 x - 2, हो जाएगा x - y, ठीक है, इधर ले आओ, और इज इक्वल टू -1 लिख लो, या तो या इधर लेके आओगे तो +1 इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है, जैसे लिखना हो वैसे लिख लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, AD की इक्वेशन आ गई है, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन ऑफ AD। AD की इक्वेशन निकालना टफ नहीं था, ये बस थोड़ा सा ये ना लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है, इसमें थोड़ा सा रिलेट करना था, सीधा सीधा नहीं बोला उसने, चलो डन है, ओह अभी ट्रिको बची है ये देखो, ये अच्छा है क्वेश्चन, कह रहा है इफ P एंड Q आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, एक तो ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, ठीक है, जब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो P आया, जब इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो Q आया, ठीक है, कर कहाँ से रहे हैं ये ध्यान रखना, ओरिजिन से कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, डिस्टेंस क्वेश्चन कह रहा है कि पहली वाली लाइन के लिए P है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, जो भी पॉइंट होता है उसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है, तो 0 0 डालते ही एक्स वाई वाले तो 0 ही हो गए, अच्छा ये ना थोड़ी इक्वेशन ठीक करनी पड़ेगी तुम्हें, तो चलो एक काम करते हैं, पहले ठीक ही कर लेते हैं, इक्वेशन हो जाएगी x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस के कॉस टू थीटा, मतलब ऐसा नहीं कि उससे बहुत ज़्यादा गलत हो जाता, क्योंकि मॉड है वो अपने आप संभाल लेता है ये वाली चीज़, पर फिर भी इक्वेशन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, अब इसका निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो d जो डिस्टेंस है, जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस हो गया बेसिकली, तो वो p है,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 0 0 डाल दो पहले, तो x की जगह 0, y की जगह 0 डाला है, तो बचेगा क्या, माइनस के कॉस टू थीटा, ठीक है, अपॉन नीचे क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव इंक्लूड करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कितना आया सॉल्व करके, मॉडुलस है तो पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर, के कॉस टू थीटा, अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो बहुत बढ़िया, 1 होता है, बस बात खत्म, तो के कॉस टू थीटा हो गया, ठीक है, तो p की वैल्यू आ गई के कॉस टू थीटा। अच्छा, दूसरी वाली इक्वेशन में ना सेक कोसेक चल रहा है, सेक कोसेक ना प्रॉब्लम करेगा, तो क्यों ना इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, तो x अपॉन कॉस थीटा y अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू के, इसको ठीक करते हैं, और ये पहली लाइन थी L1, ये दूसरी लाइन है L2, ये हो जाएगा x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा इज इक्वल टू के साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, एलसीएम लेके मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो और अगर मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा इसे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ से हटाओ ये इक्वल टू 0, ठीक है, नाउ लेट्स सी, ये हो गया, अच्छा ठीक है, अब ठीक लग रही है इक्वेशन। अब इसका डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, डिस्टेंस अगेन ओरिजिन से, इस बार इसने लेंथ बोली थी क्यू है, ठीक है, वैल्यू, तो इसमें क्या करेंगे, पहले 0 0 डाल दो, तो फिर से वही 0 0, ये बचा क्या ऊपर, माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में फिर से वही कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर करके ऐड कर दो स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कितना आ गया, के साइन थीटा कॉस थीटा ही हो गया, हाँ बस खत्म, ये तो p आ गया q आ गया, ओके, अब बोल क्या रहा है, तो प्रूव करने के लिए बोला है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, ठीक है, तो ठीक है, टू प्रूव है हमारा, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्रूव करना है, तो डाल देते हैं वैल्यू यहाँ पे, एलएचएस में डाल देते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो p की वैल्यू है, कितनी निकाली हमने p की, cos टू थीटा ना, k cos टू थीटा, k cos टू थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, q की वैल्यू निकाली हमने, k sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा वो तो प्रूव करना है, ठीक है, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करना है, समहाउ ये के स्क्वायर बनना चाहिए, तो खोल देते हैं, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस इसको करोगे तो 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, मैं ऐसा ही क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे के स्क्वायर तो अकेला चाहिए ना, तो के स्क्वायर तो बाहर ही निकाल लो पहले, ठीक है, जो बच गया वो था कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है ना ये, इसको मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखता हूँ एक बार के लिए, और ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है ट्रिगो की, मैं तुम्हें बोला था ट्रिगो ना, ट्रिगो के अलावा और बहुत सारी जगह आएगी, ठीक है, तो देख लो स्ट्रेट लाइन में भी उसकी कॉस स्क्वायर टू थीटा, ये क्या होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला, ये साइन टू थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा, ये क्या हो जाएगा फिर से 1, तो क्या आ गया खाली ए स्क्वायर इक्वल टू आर, ठीक है, तो ये छोटी छोटी वेरिएशंस हैं जो ट्रिगो की कहीं ना हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, वैसे भी हर क्वेश्चन को तुम बहुत अच्छा बना सकते हो अगर ज़रा सा ट्रिक को इन्वॉल्व कर दो, बस क्वेश्चन अपने आप ही अच्छा हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं था, पहले बस इस क्वेश्चन में ध्यान यही रखना है कि साइन कॉस में ही करना है सारा क्वेश्चन, सेक को सेक में दिया हुआ तो उसको भी साइन कॉस बना लेना, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए वही 0 0 डाल के करना उसको, ठीक है, अच्छा लास्ट आई थिंक ये लास्ट है, इसके बाद नहीं है,
कह रहा है इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू ओरिजिन हुज इंटरसेप्ट्स आर A एंड B। तो इंटरसेप्ट A और B तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो होते हैं, ये डिस्टेंस A और ये डिस्टेंस अगर B हो, इसकी इक्वेशन तो मेरे को पता ही है क्या होती है, x अपॉन A प्लस वाई अपॉन बी, इंटरसेप्ट फॉर्म यही तो होती है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, वैसे तो डायरेक्ट, हाँ ऐसे ही रहने दो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसने मांगा क्या है, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन। ठीक है, तो यहां से परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो P है। तो एक तरह से वही हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट ही तो है। तो इस लाइन का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। ठीक है, तो 0,0 पॉइंट है, उससे इसका डिस्टेंस निकालना है। परपेंडिकुलर बोले वही एक ही बात है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो वो P है इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, क्या कैसे करते हैं हम, पॉइंट को पहले इसमें इक्वेशन में पुट कर दो। पहले तो इक्वेशन ठीक कर लेते हैं, थोड़ी सी लेफ्ट में ले आते हैं, तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 0, लेकिन मॉड है वो संभाल लेगा सब। ठीक है, तो अगर मान लो गलती से भूल भी गए तो बच जाओगे। 0 0 डाला तो ये तो 0 ही हो गया, और ये -1 बचेगा। ठीक है, इसमें पुट कर दिया, और फिर डिवाइड में क्या आता था, स्क्वायर करते थे हम किसके, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y। क्या है, 1/a 1/b है, तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। अच्छा मॉड है, मॉड तो अपने आप पॉजिटिव कर देगा, तो p क्या हो गया, 1/√ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। अब जरा अपना 2 प्रूव देखो, उसमें 1/p है, p नहीं है, तो क्या करें, रेसिप्रोकल कर देते हैं दोनों साइड। तो अगर मैं इसे 1/p लिखूंगा, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। बस हो गया प्रूव। कैसे, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, बोथ साइड, तो 1/p स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। सॉरी, हेंस प्रूव्ड, कर दिया प्रूव हमने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो मतलब कुछ भी नहीं करना, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, और ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ही है। डन। चल, आज की क्लास काफ़ी लेंदी हो गई, पर ठीक है, एक्सरसाइज बड़ी भी थी, क्वेश्चन भी ज़्यादा थे। ठीक है, डन फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सी इन द नेक्स्ट क्लास, गुड एवरीवन।